हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसका भाग 6 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपनी क्वेश्चन वाली प्रोसेस की बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है। तो हमारे वेदों की संख्या 4 है। इनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। अब आज का हमारा क्वेश्चन है, ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि का अर्थ कब व किसने निकाला। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। जो इतिहासकार हैं वो साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, मतलब जो साहित्य ग्रंथ के रूप में उन्हें जो स्रोत मिलते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, या फिर कैसे पता लगाते हैं, किन विधियों के द्वारा, किस किस विषय वस्तु पर ध्यान देकर कि इनमें क्या है या उस टाइम क्या होता होगा। ठीक है। तो इसके लिए जो इतिहासकार है किसी भी ग्रंथ का जब विश्लेषण करते हैं, किसी भी ग्रंथ का के तथ्यों का जब अनुमान लगाते हैं, तो विश्लेषण करते समय वो किन किन पहलुओं पर विचार करते हैं, उन्हें अनेक पहलुओं पर विचार करने पड़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला तो है भाषा। सबसे पहला वो भाषा देखते हैं। भाषा में वो देखते हैं कि भाषा पाली है, प्राकृत है या तमिल है। अगर पाली, प्राकृत या तमिल है तो ये आम लोगों की भाषाएं हैं, और यदि आम लोगों की भाषाएं हैं तो मतलब ऐसा है कि ये ग्रंथ इस टाइप से होंगे कि इनका प्रयोग आम लोगों के द्वारा भी किया जाता होगा। और यदि भाषा कौन सी है, संस्कृत, यदि भाषा है संस्कृत तो क्या मतलब हुआ कि पुरोहित तथा खास वर्ग की भाषा है। क्या है संस्कृत, क्या है पुरोहित तथा खास ही वर्ग की भाषा है। तो फिर हम इससे अनुमान लगाते हैं कि शायद ये जो अनुष्ठानिक कार्यों वाले ग्रंथ होंगे और इनका प्रयोग केवल पुरोहित या फिर हम कह सकते हैं ब्राह्मण करते होंगे। ठीक है। तो सबसे पहला ये हमारा भाषा का जो पॉइंट है वो है क्लियर। अब है श्रोता। फिर क्या करते हैं इतिहासकार, श्रोताओं का अनुमान लगाते हैं कि श्रोता किस प्रकार के होंगे, क्योंकि कोई भी लेखक जब भी कोई लेखन कार्य करता है तो वो श्रोताओं की इच्छा के अनुसार करता है, तो उसमें श्रोताओं का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद ग्रंथ के प्रकार। ग्रंथ कौन से प्रकार का है, ग्रंथ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक कथा ग्रंथ, एक मंत्र ग्रंथ। अब जो कथा ग्रंथ होता है वो तो आम लोग पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, मतलब जैसे, और वो नॉर्मल भाषा में होगा, पाली, प्राकृत, तमिल, क्योंकि वो आम लोगों के लिए है। और जो होंगे मंत्र ग्रंथ वो केवल क्या करता है, अनुष्ठान के समय अनुष्ठान करता पढ़ता है, मतलब ब्राह्मण वगैरह या पुरोहित वगैरह जो होते थे वो ही पढ़ते हैं वो वाले ग्रंथ। तो इनकी भाषा कौन सी होगी, संस्कृत, क्योंकि ये पुरोहित वर्ग की भाषा है। तो इस प्रकार हमें ग्रंथ के प्रकार को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद लेखक। लेखक कैसा था, लेखक के भी विचार, कोई भी ग्रंथ की रचना में जो उसे लिखता है उसके विचार उस पर बहुत ही प्रभाव डालते हैं। तो इतिहासकारों को लेखन का भी विचार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त रचना काल, किस काल में इस ग्रंथ की रचना हुई। जैसे मान लीजिए किसी काल में रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, ये सब फैले हुए हैं। तो यदि लेखन कार्य होगा तो उसमें उन जो रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उनका कहीं ना कहीं जिक्र होगा, या कहीं ना कहीं ये जो लेखन कार्य होगा वो उनसे संबंधित होगा। तो रचना काल को देखना पड़ता है। उसके बाद लेखक का दृष्टिकोण। लेखक का दृष्टिकोण कैसा है, वो किस दृष्टिकोण को लेकर अपनी रचना करता है, और इसका भी क्या पड़ता है, हमारे जो ग्रंथ है उसको जानने के लिए या उसका विश्लेषण करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है, या इस पर विचार करना पड़ता है। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है भाषा एवं विषय वस्तु, और मुख्यतः हम देखेंगे महाभारत की। तो जो महाभारत की भाषा है वो संस्कृत है। महाभारत में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है, संस्कृत है। लेकिन ये भाषा वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत से सरल है। मतलब ये जो संस्कृत है और जो संस्कृत वेदों में या प्रशस्तियों में प्रयोग की गई है उससे सरल संस्कृत है, और इसीलिए इस संस्कृत को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है। इस संस्कृत को क्या है, आसानी से समझा जा सकता है। महाभारत की विषय वस्तु को 2 प्रकार की है, एक तो है आख्यान और एक है उपदेशात्मक। मतलब आख्यान में तो पहले कहानियों का संग्रह है,
और फिर यह जो विषय वस्तु है ये उपदेशात्मक है, मतलब कि निर्देश या शिक्षा देना। पहले कहानियाँ बताई जाती हैं और उसके बाद निर्देश या उसकी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब क्या है, अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार, मतलब अधिकतर इतिहासकार क्या कहते हैं कि महाभारत पहले क्या था, नाटकीय कथानक था। महाभारत पहले नाटकीय कथानक था और उपदेशात्मक अंश इसमें क्या किए गए, बाद में जोड़ दिए गए। मतलब पहले उपदेशात्मक अंश नहीं थे, पहले ये शिक्षा या निर्देश वाले अंश नहीं थे, बल्कि इन्हें क्या किया गया, बाद में जोड़ दिया गया। पहले तो ये केवल नाटकीय कथानक था। नेक्स्ट टॉपिक है लेखक एक या कई और तिथियां। किसके लेखक, महाभारत के लेखक, एक या कई। तो अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले महाभारत जो है वो प्रारंभ में ही महाभारत नहीं थी, इसमें बदलाव आए और धीरे धीरे इसे महाभारत कहा जाने लगा, परंतु प्रारंभ में से महाभारत नहीं कहा जाता था। तो महाभारत के नाम अलग अलग थे। सबसे पहले इसे जय संहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जय संहिता। और कब कहा जाता था, जब इसमें 8,800 श्लोक थे। कब कहा जाता था, जब इसमें 8,800 श्लोक थे। फिर इसे भारत कहा जाने लगा। कब, जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसे क्या कहा जाने लगा, भारत कहा जाने लगा। और फिर इसे महाभारत कहा जाने लगा। कब, जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। मतलब 8,800 श्लोक पे जय संहिता, 24,000 श्लोक पे भारत और 1,00,000 श्लोक पे महाभारत। और 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतशास्त्र संहिता भी कहा जाने लगा। क्या, शतशास्त्र संहिता। किस वजह से, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक थे। ठीक है, अब है महाभारत की रचना। कहा जाता है कि महाभारत की रचना में 1,000 साल लगे। कितने, 1,000 सालों का क्या लगा, समय लगा, किसमें, महाभारत की रचना में, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब पॉइंट वाली बात क्या है कि महाभारत 1,000 जो साल है, 1,000 साल तक एक ही व्यक्ति रचना तो कर ही नहीं सकता। मतलब अब हम देख रहे हैं लेखक एक है या कई, तो 1,000 साल अगर लगे हैं तो एक व्यक्ति तो रचना कर ही नहीं सकता। 100 साल लगते तो भी मान लेते कि एक व्यक्ति ने की है, लेकिन इसमें 1,000 साल लगे हैं तो मान ही नहीं सकते कि एक व्यक्ति रचना कर सकता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि लेखक एक नहीं कई थे। महाभारत के जो लेखक थे वो क्या थे, एक नहीं कई थे। कौन कौन थे, सबसे पहले तो महाभारत की रचना की भाट, सारथी या सूत। हम क्या कह सकते हैं ना, भाट कह सकते हैं, सारथी कह सकते हैं, सूत कह सकते हैं। ये क्या होते थे कि ये राजाओं के साथ युद्ध के मैदान में जाते थे और उनका जो युद्ध होता था उस पर कविताएं लिखते थे, कविताएं गाते थे। और फिर प्रारंभ में ये लिखित नहीं थी, लेकिन फिर इनको क्या किया गया, इनका संग्रह किया गया, इनको लिखित किया गया। उसके बाद की वेदव्यास ने काय की साहित्यिक महाभारत की एक साहित्य के रूप में। और उसके बाद जो तीसरे हैं वो है हमारे V.S. सुकथांकर ने महाभारत का क्या किया, समालोचनात्मक संस्करण किया। और इस प्रकार क्या हुआ, पहले महाभारत जय संहिता से भारत और फिर महाभारत बनी। और इसी प्रकार ये इनकी रचना पहले भाट, सारथी, फिर वेदव्यास और V.S. सुकथांकर ने इसका क्या कर दिया, समालोचनात्मक संस्करण कर दिया। अब हमारा टॉपिक है सदृशता की खोज। अन्य महाकाव्यों की भांति महाभारत में भी वनों, युद्धों, राजमहलों व बस्तियों का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। अन्य किसकी भांति, महाकाव्यों की भांति जो हमारा महाभारत है उसमें भी वनों का, युद्धों का, राजमहलों का और हमारी बस्तियों का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता कौन, V.V. लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश में के हस्तिनापुर नामक एक गांव का उत्खनन किया। उन्होंने सोचा कि शायद ये वही गांव तो नहीं है जो हमारे महाभारत के टाइम पर था, तो उन्होंने क्या किया, इस हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया। अब
कब, ये डेट याद रख लेना। और ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 51-52 में पुरातत्ववेत्ता कौन थे, वीवी लाले। किसका, मेरठ के जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव का क्या किया, उत्खनन किया। उत्खनन में क्या साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर 5 स्तरों के साक्ष्य मिले। कितने स्तरों के, 5 स्तरों के। दूसरा व तीसरे स्तर पर इन्होंने क्या किया, विशेष ध्यान दिया। मिले तो 5 स्तर और सबकी जांच पड़ताल की, लेकिन दूसरे और तीसरे स्तर को विशेष कर जांचा। ठीक है, अब दूसरे स्तर से क्या निष्कर्ष मिलते हैं कि जो भवन थे वो कच्ची ईंटों व मिट्टी से बने थे एक तो, और दूसरा भवनों के ऊपर मिट्टी की लिपाई थी। तो दूसरे स्तर पर क्या था, भवन कच्ची ईंटों से बने थे और मिट्टी से बने थे और भवनों के ऊपर मिट्टी की लिपाई थी। अब देखते हैं तीसरे स्तर के निष्कर्ष। तो तीसरे स्तर से क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि कुछ भवन तो पक्की ईंटों से बने थे और कुछ कच्ची, सॉरी दोनों जगह पक्की लग गया, यहाँ कच्ची। तो कुछ भवन तो यहाँ तो पूरे ही कच्ची से बने थे, लेकिन यहाँ कुछ पक्की से बने थे और कुछ कच्ची ईंटों से बने थे। और नालियाँ, लेकिन नालियाँ काय की बनी हुई थी, ईंटों की बनी हुई थी। और प्रत्येक घर के पास क्या था, कुआं था। ठीक है, अब जब उत्खनन किया गया तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वही हस्तिनापुर है जो महाभारत में था, या सिर्फ केवल नाम की सिमिलैरिटी है, मतलब नाम ही सिमिलर, नाम ही समान दिख रहा है जो हमें भ्रमात्मक बना रहा है या हमारे लिए भ्रम उत्पन्न कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट है, क्या है कि गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहाँ कुरु राज्य स्थित था। कौन से स्थान पर, गंगा का जो ऊपरी दोआब है वहीं पर कुरु राज्य स्थित था और वहीं पर ये वाला क्षेत्र था, कौन सा, जिसका उत्खनन किया गया। तो इससे कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि ये क्या है, वही हस्तिनापुर है। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, सॉरी ये यहाँ बन नहीं पाया था तो यहाँ लिख दिया कि एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत क्या है, एक गतिशील ग्रंथ है। क्यों है, क्योंकि अनेक शताब्दियों से अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। कब से, शताब्दियों से, मतलब कई शताब्दियों से इसमें भिन्न भिन्न भाषाओं में अनेक अनेक पाठांतर लिखे जा रहे हैं बार बार, और इसमें कई बार क्या हो गए, परिवर्तन हो गए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो शताब्दियों से इसमें विभिन्न पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए और इसमें कई परिवर्तन हुए। इसी के कारण महाभारत को क्या कहा जाता है, एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। और इसी टॉपिक के साथ आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर भी और ये वीडियो भी दोनों ही कंप्लीट होते हैं। आशा है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा